गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का टॉपिक लेके आई हूँ, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यदि हम बात करें श्वसन तंत्र की, तो तंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व हैं। केवल नाक के द्वारा ही श्वास नहीं होता, इसमें बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए, इसलिए इसको तंत्र कहा जा रहा है। अब हम बात करते हैं सांस, जो कि नॉर्मल वर्ड है। तो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो बचपन से सुना है हम लोगों ने कि सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और जो छोड़ते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये तो हमने नॉर्मली सुना है। अब बात करें श्वास लेने और छोड़ने से फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, क्या मतलब क्यों ना ले तो क्या हो जाएगा भाई? ना लेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्या क्या फ़ायदा होता है सांस लेने से? माइंड में आता है ना क्वेश्चन। सांस लेने से ऊर्जा मिलती है, क्योंकि सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर ऊर्जा, तो समझ आ रहा है, यहाँ पे लिखा है उष्मा। उष्मा किस प्रकार से मिल जाएगी भाई? तो उष्मा किस प्रकार से मिलेगी ये हम थोड़ा समझते हैं। उष्मा इस प्रकार से मिलेगी क्योंकि जो ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करता है पूरे शरीर में, वो करता है ब्लड। ब्लड जो है वो परिसंचरण करता है, सारे बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन को फैलाता है। ऑक्सीजन फैलाता है तो वो क्या करता है, वो बहाव उत्पन्न करता है, मतलब वो जाता है। जाते समय क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक कोई व्यक्ति दौड़े तो दौड़ने में क्या होता है, उष्मा होती है ना, उष्मा पैदा। दौड़ने के बाद आप रुकिए तो बहुत गर्मी फील होगी, तो उष्मा फील होता है। तो श्वसन से क्या होता है, हमें उष्मा भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि रक्त जो है वो परिसंचरण कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया, उष्मा अर्थात गर्मी। अब लिखा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ये ऑक्सीजन को फैलाता है, इसलिए ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, अब चाई है, आगे मैं समझाऊंगी। अब चाई में अणु को तोड़ता है, इसी वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं आगे श्वसन अंग की। श्वसन अंग मतलब कौन सा जो व्यक्ति है, कौन सा जो जानवर है, वो किस चीज़ से लेते हैं, स्तनधारी हैं। तो जैसे कि यहाँ बताया कि स्तनधारी जो होंगे ना, वो स्तनधारी क्या करेंगे, स्तनधारी में मानव, स्तनधारी का मतलब ये नहीं है कि जिसका स्तन होता है। ठीक है, स्तन दोनों में होता है, महिलाओं और पुरुष दोनों में स्तन पाए जाते हैं। केवल ये बात है कि महिलाओं का जो स्तन होता है वो स्तन ग्रंथि की वजह से उभार उत्पन्न होता है, लेकिन पुरुष में स्तन पाया जाता है, इसमें स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती, तो उभार उत्पन्न नहीं होता। तो महिलाओं का स्तन विकसित होता है जबकि पुरुष का नहीं होता। तो स्तनधारी में क्या पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। फेफड़ा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कीट पतंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, श्वास नली, श्वास पूरी नहीं जाती है, नली में ही वो कर लेते हैं क्रिया। तो श्वास नली के द्वारा ही श्वसन ले लिया जाता है, अर्थात ट्रैकिया के द्वारा। नेक्स्ट बात करें जलीय जीव। जलीय जीव क्या होता है, जो जल में रहते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं फिश। फिश जो है वो, इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात इस प्रकार से है कि जो फिश होता है, आपने फिश में जो है यहाँ पे गिल्स देखे होंगे, है ना। माइंड में आता होगा क्वेश्चन कि इतना पानी पीता है फिश, मछली जो है इतनी पानी पीती है, तो ये इस पेट फटता क्यों नहीं है इसका? हमने नॉर्मली सुना है ना कि अब भाई अब ज़्यादा खाना खाएंगे ना तो पेट फट जाएगा हमारा, तो इसका पेट क्यों नहीं फटता, इतना पानी पीता है? तो रीज़न है कि ये पानी पीता नहीं है। पानी जो है ये क्या करती है, पानी पीने के साथ साथ ये यहाँ से निकालती भी रहती है। ये होता है क्लोम, अर्थात गिल्स। गिल्स के द्वारा ये क्या करती है, पानी लेती है और यहाँ से निकालती है, जिसकी वजह से ये श्वास ले रही होती है। ठीक है, ये पानी नहीं पी रही होती है, तो इस वजह से इसका पेट नहीं फटता है। ठीक है, तो जलीय जीव में ये गिल्स के द्वारा सांस लिया जाता है। अब बात करते हैं मेंढक। मेंढक क्या है, उभयचर है। उभयचर का मतलब ये होता है जो स्थल पे भी रह ले, स्थल मतलब जमीन, और जो जल में भी रह ले। तो ये दोनों की बात की गई है, दोनों जगह पे जो रहते हैं उसको बोलते हैं उभयचर। उभयचर जो होते हैं, अब जो मेंढक है वो अगर धरती पे रहता है तो वो क्या करता है,
वो भूमि पर रहता है तो फेफड़ा होता है उसके अंदर, तो फेफड़ा से सांस लेता है। यदि वो भूमिगत मतलब भूमि के अंदर रहता है तो अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगर पानी में टेडपोल जो होता है ना, टेडपोल, अगर आपने मेंढक की बच्ची को अगर देखा हो ना, टेडपोल जो होता है छोटा सा, आप कभी भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये मछली है या फिर मेंढक। हाँ, ये बड़ा होने के बाद ये मेंढक बन जाता है, लेकिन बचपन में ये छोटा जब होता है तो ये जो है एक मछली के समान दिखता है। ठीक है, जब टेडपोल होता है तो टेडपोल में गिल्स के द्वारा ये क्या करता है, सांस लेता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये क्लास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं निःश्वसन और निःश्वसन की। निःश्वसन क्या होता है, सांस लेते हैं। सांस जो हम लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हमें ज़रूरत तो भाई ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन ही भाई हम बीच के लेंगे, कि ये जो है अर्थात चुन के, बिछना मतलब गांव की लैंग्वेज है ये, और चुनना मतलब समझ आ रहा होगा आपको, चूज कर लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन चाहिए हमें तो ऑक्सीजन रख लेंगे। नहीं, हवा में सारा चीज़ है, तो यहाँ पे जो है हम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हम नाइट्रोजन सारा लेते हैं। नाइट्रोजन जितना है इन्वायरमेंट में हम उतना ही लेंगे, ऑक्सीजन जितना है उतना ही लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जितना है उतना ही लेंगे। तो इतना प्रतिशत जो है इन्वायरमेंट में, वातावरण में है। 78% जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो है 21% है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। लेकिन क्या हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है? नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। जो हमें ज़रूरत होगी हमारा शरीर रख लेगा, जो ज़रूरत नहीं होगी उसको निकाल देगा, और जो एक्स्ट्रा होगी उसको भी निकाल देगा। एग्जाम देख लेते हैं हम, नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी तो इसने ले तो लिया, लेकिन इसने छोड़ भी दिया। हाँ, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन से इन्वायरमेंट से लिया गया 21, लेकिन रखा कितना गया, 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया था 0.03, लेकिन ये तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक बन रहा है ना, तो 4% इसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हम सांस लेने का कार्य करते हैं। तो जैसा कि नाक होता है, ये हमारा नाक हो गया है ना, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। नाक, नासा छिद्र, यहाँ पे 2 छेद बने होते हैं नाक में। तो नासा छिद्र के द्वारा क्या होती है, पहले जो उभार जो कि हमें दिख रहा है और जो हमें दिख नहीं रहा है, देखने में तो ऐसा लगता है कि नाक ही हमारा मेन पॉइंट है। अगर हम नाक को बंद कर देते हैं तो मुंह से भी सांस ले ली जाती है। तो ऐसा ही नहीं है कि केवल नाक ही पार्ट है, इसमें बहुत सारे तंत्र जुड़े हैं, मतलब अंग जुड़े हुए हैं, जो कि हमें दिख भी रहे हैं और जो हमें दिख नहीं रहे हैं। जो दिख नहीं रहे हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये नाक हो गया, मान लीजिए यहाँ पे नाक है, तो नाक से हमने नासा छिद्र से क्या किया, सांस को अंदर लिया। ठीक है, नासा का पार्ट अंदर जो होता है। ठीक है, उसके बाद अब आता है ग्रसनी, मतलब हलक। हलक यहाँ पे जो होता है ना, एक छोटा सा लटका होता है जो कि मैं आगे समझाऊंगी। तो ग्रसनी में जाता है। एंड फिर है स्वर तंत्र, मतलब लैरिक्स में जाता है। फिर श्वास नली, ट्रैकिया ये वाला भाग जो है हमारा ट्रैकिया हो गया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद जो है ये ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई ये हो गया ब्रोंकाई। ठीक है, फिर ब्रोंकिलोज में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर एल्वियोली में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, विसरण के द्वारा ये क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है। विसरण क्या होता है, विसरण प्रक्रिया ये होती है कि जो चीज़ अधिक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, किशमिश है ना, किशमिश को क्या करते हैं, पानी में हम फूलने देते हैं। किशमिश के अंदर क्या है, मिठास ज़्यादा है, तो सुबह हम देखेंगे ना किशमिश क्या होता है, फूल जाता है और उसका मिठास कम हो जाता है। रीज़न, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। विसरण क्या होता है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ये किताबी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा मिठास था इसलिए कम मिठास की ओर वो चला जाता है, तो जिसकी वजह से पानी क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है। अब क्या है, एल्वियोली में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, और बाहर क्या है, जो रक्त लेके आया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसके पास ज़्यादा है, तो ये क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाता है और ऑक्सीजन ये रक्त को दे देता है। तो इस प्रकार से विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, एल्वियोली ऑक्सीजन को दे देती है ब्लड में। एंड ब्लड में जो होता है सेल जो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसके बाद क्रेब्स चक्र चलता है, उसके बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये कोशिका चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो
यहाँ पे जो है पल्मोरा ये बताया गया है, ये डायफ्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं श्वसन मार्ग, मतलब वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। समझ आ गया, श्वसन मार्ग समझ आ रहा है। बोल देंगे खाने वाला मार्ग कौन सा है, तो खाना जहाँ से जाता है, वायु मार्ग जहाँ से सांस आता जाता है तो श्वसन मार्ग है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये थोड़ा समझते हैं हम लोग। एपिग्लोटिक्स, ये क्या होता है? एक्चुअली नली जो है वो है दो, लेकिन एपिग्लोटिक्स क्या होता है, बीच में जो कि आप मुंह खोलेंगे ना तो एक घंटी नुमा लटका हुआ दिखेगा, तो ये एपिग्लोटिक्स होता है। ये क्या करता है, ये जो होता है फूड को खाने के साइड में भेजने का काम करता है, और वायु को श्वास नली के जगह पे भेजने का काम करता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। सबसे ज़्यादा जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, लेकिन अगर उसके पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है ना तो सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट उससे होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको सुनने में मिलेगा कि ठंड के दिनों में लोग क्या करते हैं, रूम में गेट बंद करके आग जलाकर सो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो व्यक्ति है और रूम में जितना भी ऑक्सीजन था वो, आपको पता है कि अग्नि जलने के लिए, आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। ऑक्सीजन क्या करता है, वो सारा ले लेता है आग जलने समय। उसके बाद तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था, ठीक है, लेकिन जब सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ना स्टार्ट कर देता है आग। अब व्यक्ति तो सांस लेगा तो क्या लेगा, सांस में तो ऑक्सीजन लेगा, लेकिन अब ऑक्सीजन तो रहा नहीं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्पन्न होने लगा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एक जहरीली गैस, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत हानिकारक गैस है, जो कि बनती है किसके अब्सेंस में, ऑक्सीजन की कमी के अब्सेंस में। और आपको पता होना चाहिए कि आग को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो सिलेंडर होता है ना रेड कलर का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है अग्निशामक, मतलब अग्नि बुझाने के लिए, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, इस वजह से क्या होता है, आग बुझ जाता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडियल वॉल्यूम। जो ये क्या है, मतलब एक बार में जितना सांस ले सकता है व्यक्ति, वो कितना ले सकता है, 500 ml ले सकता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक व्यक्ति की अधिकतम सांस लेने की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 6000 मिलीलीटर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। जो व्यक्ति हैं पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर जाते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल हम ऑक्सीजन लेने के आदी नहीं हैं, वातावरण में बहुत सारे गैस मिश्रित हैं, तो इस वजह से हमें किसी के साथ मिलाकर लेना पड़ता है। हमारा सही हैबिचुअल नहीं है केवल ऑक्सीजन लेने का, इस वजह से। तो जब पर्वत पे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को मिलाया जाता है। समुद्र में जब व्यक्ति जाता है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाया जाता है। जबकि बात करें गहरे समुद्र में अगर जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICU वेंटिलेटर जो होता है, उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं ले पाता है उसको जो है ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम दिया जाता है। और सामान्य व्यक्ति एक बार में जो सांस लेता है तो 1 मिनट में वो 16 से 17 बार सांस लेता है, ठीक है, 1 मिनट में। तो आई होप ये क्लास समझ आई होगी, कुछ इंटरेस्टिंग आपको जानने का भी मौका मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताती हूँ, डायफ्राम जो है ना, ये हेल्प करता है। सांस हम अंदर ले लेते हैं, लेकिन सांस को बाहर धकेलने का जो काम करता है ना, जो नीचे से उसको धक्का देता है, वो धक्का क्या देता है, डायफ्राम देता है, ठीक है। जबकि एक गर्भ व्यक्ति जो प्रेग्नेंट महिला होती है, उनका क्या होता है, डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि नीचे जो है बेबी आ जाता है ना, यूट्रस,
तो बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से ये काम करना कर देता है। तो यहाँ पे पसली होती है जो कि ये काम करती है सांस लेने और छोड़ने का, ठीक है, हेल्प करती है इसमें। तो डायफ्राम बहुत बड़ा रोल निभाता है सांस को लेने और छोड़ने में, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लास समझ आ गई होगी। समझ आ गई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।